बहुत स्वागत है आपको मैं बिहार का एक सर्वे अब दिखाने जा रहा हूं। इस सर्वे में इलेक्शन से पहले फिलहाल कौन सी पार्टी या गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, जनता के मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार कितने लोकप्रिय बाकी हैं या लोकप्रिय हो गए हैं, ये सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई जो रह गई थी, मैं जरा उसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। कल आपने देखा कई मुलाकातें हुई, हमने आपको दिखाया हरिवंश जी जो है वो मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति से गए थे। कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। अब इस मुलाकात का क्या सबब हो सकता है? क्या ये वो इम्पीचमेंट वाले मामले से जुड़ा हुआ लग रहा है आपको, जो जस्टिस वर्मा वाला कि अब वो लोकसभा में ही आएगा? अब वो नहीं सर, लेकिन अब वो लोकसभा में ही आएगा। हाँ। लेकिन वो धनखड़ साहब एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, वो तो नहीं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कैच है क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ था? भले दिया लेकिन अभी प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तो अभी डिसीजन हरिवंश जी को ले लिया। अभी शुरू नहीं हुआ ना, वो तो हरिवंश जी अभी वो शुरू नहीं हुआ था, लोकसभा में ही होगा। नहीं घटना आ जाता तो बिल्कुल ट्रिगर तो वही बना, ट्रिगर वो बना, लेकिन सरकार को लगा कि अच्छा नहीं लगा। प्रोसेस में नहीं आया ना, अगर प्रोसेस में आ जाता फिर तो प्रोसेस में तब वो आता। चुनाव अब ये लोकसभा में आएगा, जो भी कमेटी बनेगी इसकी जांच की वो ओम बिरला बनाएंगे। ओम बिरला चल एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको इसमें कांग्रेस का एंगल बताता हूं क्या है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के ट्वीट किए, खास तौर पर जयराम रमेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो हर किसी को हैरान कर रहा था। मतलब अब वो उन्होंने कहा कि वो तो अब उनको किसान पुत्र भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि साहब इनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री मनाए इनको। जयराम रमेश के एक ट्वीट पर जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा लगता है कि उसने उसकी रणनीति पर पानी फेर दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के दौर में उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। मतलब इस सरकार के दौर में, मोदी जी की सरकार में, धनखड़ साहब ने हमें बड़ा स्पेस दिया, बात का हमें मौका दिया। उपराष्ट्रपति ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि वो नियम, कायदों, परंपराओं, मर्यादाओं सबके बड़े पक्के थे। ये जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आई थी। अब जब उन्होंने कहा कि उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये सब इस्तीफे से, मतलब सार्वजनिक जब हुआ इस्तीफा उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर कहा कि प्रधानमंत्री को मनाना चाहिए उनको कि वो इस्तीफा ना दें। सब हैरान कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है। तो पी चिदम्बरम के पास लोग पहुंचे, मीडिया वाले पहुंचे। उन्होंने कहा साहब ऐसा लिखा जा रहा है, आपके मीडिया विभाग के प्रमुख ऐसा लिख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की राय है? ये जगदीप धनखड़ जो है वो नियम कायदों के पक्के थे और आप लोगों को बड़ा मौका देते थे और उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, चिदम्बरम ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं ये हमारी पार्टी की राय नहीं है, ये जयराम रमेश का निजी मत है। धनखड़ को अपनी सीमा लांघने की कीमत चुकानी पड़ी, सरकार और धनखड़ के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में जितने नेता उतनी बातें, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने वो ये तो बिल्कुल भी नहीं बातें कहीं जो जयराम रमेश कह रहे थे। इनफैक्ट इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने उनकी अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जयराम रमेश को अचानक क्यों इतना लगाव हुआ धनखड़ साहब से? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो जयराम रमेश भी एक अपनी सत्ता और अपना चलाते हैं। कई बार हुआ है इस तरह के, नहीं इसके पहले भी कई तरह के प्रकरण आए कि उन्होंने जिस तरीके से वो पार्टी के लाइन के अलग लेकर अपना ट्वीट कर देते हैं, कई बार इस तरीके से बयान देते हैं, कोई इस तरीके से ट्वीट कर देंगे कि बाद में उन्हें फिर वो डिलीट करना पड़ता है, ऊपर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आता है तो वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो जयराम रमेश अपनी अलग, लेकिन देखिए कांग्रेस की दुविधा की स्थिति बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर जो राज्यसभा में है, पार्टी के इतने बड़े नेता है, मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्हें पार्टी की लाइन नहीं मालूम है कि किस लाइन से पार्टी को चलना है। राहुल गांधी से उनका क्या संवाद नहीं होता, केसी वेणुगोपाल से क्या उनका संवाद नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या वो संवाद लेके नहीं लेते हैं, क्या पार्टी की अधिकृत लाइन तय होती है? इस प्रकरण पर सरकार को घेरने के लिए धनखड़ साहब की तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी आपको। और जब आपको तो प्रक्रियाओं पे घेरते हैं। बिल्कुल, और आपको अगर करना है तो पार्टी में वरिष्ठ नेता से पूछ तो लीजिए कि मैं क्या ट्वीट करने जा रहा हूं, पार्टी की अधिकृत लाइन क्या है, वो पूरी पार्टी उसी लाइन पे चले। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बार बार की गलती होती है। और देखिए अब कांग्रेस के अंदर भी एक नया माहौल खुल गया है। अब कांग्रेस के जाट नेता इसे जाट बनाम बीजेपी बना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक का हुआ,
चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ ऐसा हुआ, अब धनखड़ साहब के हुआ, तो अशोक गहलोत तो राजस्थान के जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेताओं के साथ बैठे, अब ये उन्होंने रणनीति लेकर अलग उसको चल रहा है। नहीं तो स्ट्रेटजी देखिए, जयराम रमेश की दिक्कत क्या है, देखिए एक होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो पॉलिटिकल होता है वो इस तरह की गलती कभी नहीं करता। रमेश साहब जो है स्कॉलर हैं, एकेडमिशियन हैं, एकेडमिक्स से जानकार हैं। भाई एक तरफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, प्रदर्शन किया, मिमिक्री की और यही आरोप लगाते रहे उपराष्ट्रपति पे कि ये सरकार की तरफ झुके हुए हैं। अब आप कह रहे हैं सबको बराबर समय देते थे, कौन मानेगा? वो भी इसी मतलब लोकसभा में, इसी सरकार के कार्यकाल में। अब 50 साल बाद लिखते अपनी किताब में तो समझ में भी आता, लोग भूल जाते। आज आप कह रहे हो, कौन मानेगा? तो अब हाँ, ये मैं समीर की बात से सहमत हूँ कि प्रक्रिया पर आपको कहना चाहिए, एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको इस तरह से अनसेरेमनियसली नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से अगर उनका चाहे निजी कारण हो चाहे जो कारण हो, जो बात गौरव गोगोई ने लिखी, जो गौरव गोगोई ने लिखी, ये गौरव गोगोई ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं ना। फोन आ जाएगा किसी का, आ जाए, मैं तो कोई फोन पे थोड़ी मजाक कर रहा। भाई गौरव गोगोई चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं और जयराम रमेश राज्यसभा में आते हैं। ये फर्क है एक जनता के बीच से चुने हुए नेता का और एक, ठीक है, मतलब मनोनीत नेता का। अरे ये सारा मामला हुआ क्यों? जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर के कि उन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जगदीप धनखड़ ने। अब इस पर एक खबर मैं आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई करेगा। जो इनके घर में कैश मिला था, जले हुए नोट मिले थे, उस पर एक आंतरिक समिति बनाई थी, जांच समिति बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ने उस वक्त, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे शायद, और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और उस रिपोर्ट को देने के बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से ये कहा था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की तैयारी आप कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि ये जो जांच कमेटी की रिपोर्ट थी, इसको इनवैलिड कर दिया जाए। ये मांग उन्होंने अपनी इस याचिका में की है। अपने खिलाफ लगे गए आरोपों को वो लगातार गलत बता रहे हैं। अब लेकिन जो चीफ जस्टिस गवई हैं, उन्होंने इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया, रिक्यूज करना जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस सुनवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। उनकी बेंच के सामने ये मैटर आया था, क्योंकि ये जो जांच समिति बनी थी, जो पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने बनाई थी, मैं उस जांच समिति का हिस्सा था, तो इसलिए इस पर सुनवाई मैं नहीं करूंगा। जांच समिति का हिस्सा वो नहीं थे, उस जो जिस बेंच ने ये फैसला किया उसका हिस्सा वो थे, क्योंकि जांच समिति में तो 3 जो जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, हाई कोर्ट के थे। और इसका एक और मतलब, इसका पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ये यशवंत वर्मा साहब ने जो कहा है, एक्चुअली धनखड़ साहब भी यही कह रहे थे पहले तो, कि वैलिड, इसकी वैधानिकता को चुनौती उन्होंने दी थी कि ये बना ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट। धनखड़ जी भी यही कह रहे इन हाउस कमेटी का क्या मतलब? हाँ, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कमेटी को सौंप दिया, बेंच और बनेगी, तो इसका मतलब आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं ला सकते अभी, समझे? अब इम्पीचमेंट कैसे लाएंगे? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट उस बेंच पर तय करेगी, उसको जांच का होगा, या तो पार्लियामेंट इसको चैलेंज करे, सब जुडिस हो जाएगा ना? नहीं, पार्लियामेंट इसको चैलेंज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? अगर सब जुडिस है भी तो पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है इम्पीचमेंट। नहीं, वो दोनों तो एक साथ नहीं चलेंगे ना, पैरेलल तो नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुका है ना कि भाई अगर सरकार चाहे तो इस पे ले सकती है। जो रिपोर्ट जो सार्वजनिक हो चुकी है, और उसी रिपोर्ट को सरकार आधार लेके जा रही है। जजों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो यशवंत वर्मा को उन्होंने माना है ना, ये पैसा ही नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया ना, तो दी नहीं है, तो उस आधार पर संसद में हो सकता है, और सरकार उसी आधार पर इसको लेकर जा रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है सरकार को कि आप आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया ना, जस्टिस यशवंत वर्मा उसकी याचिका को स्वीकार। हमारे संवैधानिक कुछ मामले में ऐसी इतनी ग्रे लाइंस हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है तय करना कि कौन इसमें सुप्रीम है। हमें याद है कि सोमनाथ चटर्जी को नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको उन्होंने लोनेस बना कर दिया था, क्योंकि वो कैश फॉर वोट वाले मामले जो उन्होंने कार्रवाई की गई थी इनके खिलाफ, जो क्वेश्चन पूछने पर जो एमपीज से पैसे लेने की जो मामला आया था, उस पर उन एमपीज को की सदस्यता खारिज की गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, मतलब पार्लियामेंट भी जाके कह और सकते हैं। उसमें सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि ये पार्लियामेंट्री कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है, और उन्होंने नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, लेने से मना कर दिया था। तो निर्भर करता है कि
कौन सा स्पीकर कैसा कितना स्टैंड नहीं, ये भी कर सकते हैं कि सरकार जाके कह सकती है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमने ये इम्पीचमेंट इनिशिएट कर दिया है, तो अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि जब इम्पीचमेंट नहीं उसमें सरकार है क्या? एक बात चक्कर में हमारा उपराष्ट्रपति चला गया। इसमें आप अब सुन याचिका सुन इसमें रहे एक हो? टेक्निकल बात समझिए कि इनिशिएट जब कर देगी तो उसके बाद भी जांच तो होगी ना, 3 जजेस उसमें भी होंगे कमेटी में। अच्छा चलिए सर, अब बिहार की बात कर लेते हैं। सरकार क्या कर रही है उसमें, जो जजों ने जांच की है ना, इसी रिपोर्ट को सरकार मान के चल रही है, नई Obviously, कमेटी बनाएगी और नहीं। क्या सरकार कहेगी 3 जजों की जो कमेटी बननी है तो ऑलरेडी बना चुकी है और उन्होंने दोषी कमेटी बना चैलेंज ही दिया, कर दी। अब कोई नई कमेटी सरकार नहीं बनाएगी, उसी वो रिपोर्ट को कमेटी सरकार मान उस लेगी। रिपोर्ट को ही तो चैलेंज किया जस्टिस यशवंत वर्मा ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा चलिए सर छोड़िए, तो आप देखते हैं आगे इस पर सरकार क्या करती है। मैं आपको बिहार का एक ताजा सर्वे दिखा रहा हूं भैया। ये सर्वे वोट वाइब ने किया है, अमिताभ तिवारी डेटा एनालिस्ट हैं एक, और उन्होंने बिहार में एक ये सर्वे किया है। तो ये 21 जुलाई को उन्होंने जारी किया है इस सर्वे को, मतलब अभी 2 ही दिन पहले इसको जारी किया उन्होंने। तो ये डेटा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आते जाएंगे। मैं उसके अलावा भी, क्योंकि काफी डिटेल होती है इन चीजों में, तो वो मैं आपको जो है वो बताता जाऊंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद पर तेजस्वी यादव नंबर 1 है, 32.1% लोगों की पसंद है, और नीतीश कुमार 25% पर इसमें आपको जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और 12.5% पर आपको प्रशांत किशोर, उनके बाद चिराग पासवान 9.4% पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी बहुत पीछे हैं इस फहरिस्त के अंदर। तो इसमें उतना गैप नहीं दिखाई देता जैसा पहले कुछ सर्वेज में दिखा था कि नीतीश कुमार तो 12-13% पर रह गए हैं, 15% पर रह गए हैं, नंबर 3 पर आ गए हैं, पीके उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। यहां तो डबल का गैप दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार में उनमें, लेकिन तेजस्वी यादव इस सर्वे में भी ज्यादातर लोगों की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इस सर्वे में इन्होंने सवाल पूछा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का है? तो रुझान पर जो ऑप्शंस थे, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी, न्यूट्रल, या कुछ यहां हम कह नहीं सकते। 48.5% लोगों ने कहा है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश कुमार के खिलाफ। 48.5% लोगों ने, आधे लोगों ने, जी हाँ। और स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी मतलब बिल्कुल ठीक चल रही सरकार मानने वालों की तादाद 18.3 है, और निष्पक्ष 22% है। मतलब लगभग 50% लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है। ये इस सर्वे का कहना है। आधे उधर जोड़ दो, आधे उधर जोड़ दो, तब भी एंटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इसमें जो बात और नोट करने वाली है, क्योंकि इन्होंने फिर जो सवाल पूछा उसका जो उत्तर आया वो किस आयु वर्ग में कितना लोगों ने दिया वो भी बताया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी वाली बात कहने वाले लोग हैं, इनमें से 56% लोगों की आयु 25 से 34 वर्ष के बीच है। यानी युवा वर्ग, वो जो नौकरी ढूंढ रहा है, जो रोजगार ढूंढ रहा है, वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है बिहार के अंदर। तो ये बड़ी, इसका मतलब उसमें जंगल राज का असर नहीं है, क्योंकि अगर तेजस्वी आगे हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है, तो जंगल राज का, क्योंकि वो जो विजय जी कहते आगे हैं सर कि वो वर्ग है जिसने जंगल राज देखा ही नहीं। आगे इन्होंने पूछा अगर आपका वर्तमान विधायक फिर से चुनाव लड़ी तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? इस पर 55% लोगों ने कहा है नहीं। आगे उन्होंने पूछा आपको बिहार के समग्र विकास के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा है? तो इसमें 35.4 लोग कह रहे हैं, परसेंट लोग कह रहे हैं एनडीए, 36.1% लोग कह रहे हैं महागठबंधन, 10% लोग कह रहे हैं जनसुराज, और अन्य के लिए लगभग 5.3% लोग हैं। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट हाँ आधे परसेंट का फर्क है, 0.7% पर। तो मतलब बराबरी पर है। ये मुख्य सवाल यही है कि आपको किस पर भरोसा है, तो मतलब उसी को वोट दोगे आप। तो यहां बिल्कुल बराबरी की बात जो है वो दिखाई दे रही है। इसमें भी जो समर्थन सबसे ज्यादा मिला है महागठबंधन को, वो उसी आयु वर्ग का है, 25 से 34 वर्ष का। और एनडीए को जो समर्थन सबसे ज्यादा मिला हुआ है 54% लोगों का, उनमें मतलब जितनों ने उनका नाम लिया उसमें उनकी आयु 55 साल से ऊपर है। जो आप लोग बात कर रहे हैं जंगल राज वाले हैं, जिनको जंगल राज याद है, मालूम है, झेला है। हाँ, तो वो लोग जो है वो लोग इस पक्ष के हैं कि एनडीए बेहतर है। अरे ये कि आपको रोजगार सृजन के लिए किस पर भरोसा है, तो इसमें भी महागठबंधन के लोगों को लगभग 39.6% लोगों ने कहा है, 32% लोग कह रहे हैं एनडीए को। तो रोजगार के सवाल पर तो उनका नैरेटिव था तेजस्वी यादव का, जो नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बना लिया कि भाई मैंने ही दी है नौकरियां, मुख्यमंत्री नीतीश को लग रहा है इस सर्वे में ऐसा दिखता है कि वो शायद उनके फेवर में गया। कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की सरकार में? ये इंटरेस्टिंग है। सुधार हुआ है कह रहे हैं 28.7, कोई बदलाव नहीं हुआ कह रहे हैं 28.5,
बिगड़ गया है, ये कह रहे हैं 34.2 लोग कह रहे हैं कि बिगड़ गया है। एक्चुअली तो ये फेवर में हुआ कानून नीतीश कुमार जी व्यवस्था। के, नीतीश कुमार जी के फेवर में हुआ। क्यों 28 और 28 मतलब कोई सुधार और नहीं बिगड़ गया है, बिगड़ गया कह रहे हैं 34%। बिगड़ गया 34% कह रहे हैं, लेकिन उसको दोबारा से आप पढ़िए ना। सुधार हुआ 28%। हाँ। कोई बदलाव नहीं है, जैसा था पहले वैसे हाँ ही तो चल रहा ठीक है। है, मतलब कोई बदलाव का मतलब ये 28%। नहीं हाँ, लालू ठीक राज है, की बात वो है। 28 और 34 जोड़ दें तो ये पक्ष में जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। मेरे हिसाब से मतलब- नहीं, अग्रीड, मैं भी सहमत हूँ। 28 हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल उन्होंने किया है कि हाँ, क्या बीजेपी को नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना ये चाहिए? इंटरेस्टिंग है। अरे सवाल का जवाब देखिए। हाँ, अच्छा काम किया है, ये कहने वाले हैं 24% लोग कि बीजेपी नीतीश को ही आगे रखे। 24% लोग कह रहे हैं। ये कहा है कि ये कुछ दूसरा वर्ग है जो कह रहा है हाँ नीतीश कुमार को ही आगे करे क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। ये दो अलग कैटेगरी हैं। ये कितने लोग हैं? ये 23% है, तो मतलब विनता 47% के करीब लोग कह रहे हैं नीतीश को कि रखो। बीजेपी नीतीश को आगे रख करके ही चले। बिल्कुल नहीं, बीजेपी को अपना चेहरा घोषित करना चाहिए, ये 33.7% लोग कह रहे हैं। तो 47% लोग कहते हैं नीतीश आगे रहे और 33% कहते नहीं रहे। कि 33% कहते हैं नहीं बीजेपी अपना चेहरा। ये बीजेपी समर्थकों के लिए सवाल ये था। बीजेपी समर्थकों का सवाल हुआ, और इसको 33% में उसको आपको इधर जोड़ना चाहिए कि जो ऑल्टरनेटिव नहीं है, इस वजह से आप रखें। इसका मतलब वो चाहते तो हैं बीजेपी का कोई हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, तो फिर ठीक है नीतीश कुमार जी के साथ ही चलिए। ये केवल बीजेपी सपोर्टर्स का है मेरे ख्याल ये से। बीजेपी सपोर्टर्स के लिए ही हुआ है। जाहिर है वो तो मुख्यमंत्री हो गई। आप बिहार का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मैंने आपको ये बता दिया अभी। नीतीश कुमार 25%, तेजस्वी यादव 32%, प्रशांत किशोर 12.5%, चिराग पासवान 9.5% और सम्राट चौधरी 4.1%। एक राजेश राम जी का भी नाम है, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनको लगभग 2.5% लोगों ने अपना मत दिया है। और इसमें जो मैंने नोट किया वो ये कि नीतीश कुमार को जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगा था महिलाओं का समर्थन ज्यादा मिलता होगा, वो कम हो गया है। कम है। इसमें पुरुषों का ही हिस्सा ज्यादा है नीतीश कुमार जी के समर्थन में जितने लोग हैं। तो ये बात हुई साहब। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है बिहार चुनाव आयोग द्वारा, जो चलाई जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया, इसको आप कैसे देखते हैं? तो अवैध वोटरों को हटाने की प्रक्रिया है, ये 34.5% कह रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, ठीक है प्रक्रिया। नियमित प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं 15.8%, ऑलमोस्ट 16% लोग। तो 34 और 15 इसको भी जोड़ सकते हैं उसी में। 50 हो गए। 49 उसको एक ही तरह जोड़ सकते ठीक है जो हो रहा है। इस समय जरूरत नहीं थी 27.3। ये भी उसमें जोड़ सकते हैं। चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश है, ये कह रहे हैं 14.8। मतलब जो इसको प्योरली नेगेटिव देख रहे हैं वो 14% है। वो ऑलमोस्ट 15% लोग हैं। बाकी लोग कह रहे हैं भाई इस समय ना करते बाद में कर लेते, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो रूटीन है, या लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अपात्र लोग इससे हटेंगे। तो मतलब इस ड्राइव को बीजेपी का माफ कीजिएगा, बिहार के लोगों का समर्थन है। ये इस सर्वे वोट बैंक के उससे भी नजर आता है ना कि सड़क पे तो लोग नहीं आए ना बिहार के लोग। कोई नहीं आया और फॉर्म जमा करा दिए सबने। आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा क्या है? ये आई विश कि ये ठीक ही हो जो इसमें है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इसमें सबसे बड़ा मुद्दा 49.5% लोगों ने कहा, 50% लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जनता का अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, उसी लिहाज से वोट करेगी ना। ये जाति और धर्म से ऊपर का मुद्दा है। जी जी। इसके बाद महंगाई 11%, कानून व्यवस्था 12%। कानून व्यवस्था को 12% लोग मुद्दा मान रहे हैं। तो ये क्या आप बिहार की जाति आधारित राजनीति को बदलना चाहते हैं? लीजिए आपके मन का सवाल आ गया। उन्होंने पूछा कि आप जाति आधारित व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। 80.5% लोग कह रहे हैं हाँ, लेकिन वोट फिर भी जाति पे देंगे। जाति पे देंगे, यही मैं कहने जा रहा था। क्या होता है, सवाल होता है मुसोलिनी का एक कोट है बड़ा मशहूर कि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में खुले में जितना ईमानदार होता है, गुप्त रूप से उतना बेईमान होता है। अब इस सार्वजनिक रूप में आप कुछ भी कहिए, लेकिन जब आप अकेले में कोई काम करते हैं। तो इसका निचोड़ क्या मानते हैं त्रिपाठी जी आप? मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में सबसे आगे तेजस्वी यादव। बदलाव कौन कर सकता है, बिहार को बेहतर कौन चला सकता है? महागठबंधन पर ज्यादा भरोसा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश जी को नंबर है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है वो और कुछ नहीं, सिर्फ ये जो सीएम का पसंदीदा चेहरा है ना, उसी से सब कुछ तय हो जाता है। लगभग उसी जगह पर तेजस्वी खड़े हैं जो कुल महागठबंधन का वोट है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इतना कड़ाई से, मजबूती से खड़ा वोट बैंक किसी के पास नहीं जैसा तेजस्वी के पास है। 32% मतलब ये हुआ कि उनका जो महागठबंधन का वोट है वो पूरी तरह से उनके साथ इंटैक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। भले कन्हैया कुमार, पप्पू यादव को उतार दें, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस
कम्युनिस्ट और राष्ट्रीय जनता दल वो एक साथ है, उनका हर वोटर उनके साथ। लेकिन यहीं फिर कैच आ जाता है, नीतीश कुमार अपने गठबंधन की मतदाता संख्या से बहुत नीचे हैं, 25% पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि यार बहुत हो गया, बस हो गया। और आगे के जो आप सवाल इसमें सर्वे में बता रहे हैं तो वो उससे रिलेट करता है। वो कह रहा है अच्छा ठीक है भाई, विकल्प नहीं तो चलो रख लो, लेकिन कहता है कि होना तो चाहिए, बदलना तो चाहिए। तो ये बिहार की मना स्थिति दिखाता है। कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिस बड़े वर्ग को यानी 25 साल के ऊपर का जो वर्ग है उसको दिख रहा है कि क्या सुधार हुआ है, लेकिन जो गड़बड़ हुई है वो भी उसको दिख रहा है। तो वो दोनों मिलाकर 50 के ऊपर चले जाते हैं। इसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत ठीक दिख रहा है ये। और चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। अगर आप जिसको कहें कि सेंट्रल थीम एक होती है हर इलेक्शन की, तो इस बार तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव कितना अच्छा या बुरा करेंगे उससे चुनाव तय होने वाला है। पहले के चुनाव नीतीश कुमार पर होते थे, यानी नीतीश के अगेंस्ट या उनके प्रो। इस बार ऐसा नहीं। तेजस्वी की मुश्किल ये हो रही है कि वो अपने उस 32-33% मतदाता समूह में बढ़ाने की गुंजाइश नहीं कर पा रहे हैं। ये उनका सबसे बड़ा संकट है। वरना अगर आप एक फोर्स के तौर पर देखेंगे तो चाहे सड़क पर लड़ना हो, चाहे वोट के तौर पर हो, उनका कार्यकर्ता मजबूत है। सर, आपके लिहाज से सर्वे किसके पक्ष में लग रहा है? तेजस्वी के पक्ष में दिखाई देता है कि तेजस्वी कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपने बात की है, यूथ की बात की है और परसेंटेज की बात की है। हालांकि मुख्यमंत्री की पसंद तो हमने अरविंद केजरीवाल जी की भी देखी, सबसे ज्यादा थी, लेकिन वो उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर। वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप किसमें ये दम देखते हैं कि वो बिहार को बदलेगा। तो वहां पर तो वो है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से ठीक है। और हर्षवर्धन जी की ये बात ठीक है कि यदि वो 32% से आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मजबूती से आ सकते हैं। और जो गठबंधन का वोट है एनडीए का, उसमें तो वैसे ही समझ लीजिए ना, आप दूसरे सवाल करते हैं। नीतीश कुमार जी जो मानते हैं उसको नहीं मानते। नीतीश कुमार जी ने कहा था, पहले के चुनाव में पोस्टर था, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, और अब वो फोटो लगी है मोदी जी की उसमें। तो नीतीश कुमार जी खुद नहीं मानते और आप पता नहीं सर्वे भी सब दिखाते हैं। एनडीए सरकार नारा हो गया। हाँ, फिर एनडीए सरकार नारा हो गया। ठीक है सर, एक कमेंट आपका। नहीं, मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो 32-33% का जो वोट बैंक है, जो सॉलिड है, उसको कैसे उसमें इजाफा करें, उसको ले जाके 40% तक ले जाएं अगर सरकार बनानी है तो। क्योंकि 32% के खिलाफ जो दूसरा एकजुट हो जाता है ना, वो फिर आगे बढ़ जाता है। समीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें ज़्यादा चुनौती मैं देखता हूँ। वैसे ही अगर सर्वे देखें तो मिला जुला है, कुछ राहत की बात भी है एनडीए के लिए और कुछ चेतावनी भी इसके अंदर एनडीए के लिए छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सत्ता में, आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार की भारतीय जनता पार्टी, 80 विधायकों के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हो और आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चौथे नंबर पर है लोकप्रियता में, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे प्रशांत किशोर को लोग परेशान कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। और इतनी बड़ी पार्टी जो 20 साल से सत्ता में लगभग है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कोई चेहरा नहीं बना पाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी असफलता है बिहार को लेकर। ठीक है, जहां तक नीतीश कुमार की बात है, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे भले ठीक ला रहे हैं, रोजगार और जो पलायन बिहार से हुआ है वो सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के लिए रहने वाला है।